वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर। तेरे इश्क पर जान कुर्बान भाग 4। मधु सिटी बस से उतरी और भागती हुई गायत्री निवास की ओर बढ़ी। बंगले के गार्ड ने उसे देखते ही गेट खोला। मधु मुस्कुराती हुई गेट के अंदर आई और भागती हुई घर के अंदर पहुंची। वो तेजी से गायत्री के कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि ऊपर से आ रहे रोहित से टकरा गई। मधु ने खुद को संभालने के लिए सोफे को पकड़ लिया, पर रोहित नीचे गिर पड़ा। आओ! रोहित के मुंह से आह निकल गई। आई एम सॉरी, इतना कहकर मधु ने रोहित की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया। रोहित ने मधु का पकड़ा और उठकर खड़ा हो गया। मधु ने फिर से कहा, आई एम सॉरी रोहित जी। अपना नाम मधु के मुंह से सुनकर रोहित ने हैरानी से पूछा, मधु, तुमने मुझे पहचाना कैसे? मधु ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी रोहित की तस्वीर उठाए और रोहित को दिखाते हुए बोली, ऐसे। रोहित भी मुस्कुराने लगा। मधु ने तस्वीर फिर से अपनी जगह पर रखते हुए कहा, वैसे पूछना तो मुझे चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि मैं मधु हूँ? आपने तो मेरी तस्वीर भी नहीं देखी। रोहित ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे फ्रूट्स में से एप्पल उठाया और सीढ़ियों पर बैठकर एप्पल खाते हुए बोला, वो क्या है न, मेरी दादी माँ पिछले 6 महीने से फ़ोन पर सिर्फ तुम्हारी ही बातें करती रहती थी, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया। मधु मुस्कुराने लगी। वैसे दादी माँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, रोहित ने एप्पल की एक बाइट लेते हुए कहा। मधु इतना सुनते ही गायत्री के रूम की ओर दौड़ी। रोहित ने उसके जाते ही खुद से कहा, दादी माँ ठीक ही कहती है। मधु खूबसूरत तो बहुत है, बिल्कुल किसी परी की तरह। रोहित मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। मधु ने गायत्री के रूम में जाते ही उनके पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहिए, गायत्री ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मधु मुस्कुराने लगी। तभी रमेश रूम में आकर बोला, दादी माँ पंडित जी आ गए हैं। रमेश के इतना कहते ही मधु और गायत्री रूम से बाहर आई। बाहर आते ही गायत्री की नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रहे चेतन और ममता पर पड़ी। ममता, चेतन, ये मधु है। आप लोगों की गैरहाजिरी में इन्होंने ही हमारा ख्याल रखा था, गायत्री ने मधु की ओर देखकर कहा। मधु ने दोनों के पैर छुए और नमस्ते कहा। चेतन मधु को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए, पर ममता ने मधु की ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया और गायत्री से कहा, चलिए माँ पूजा कर लेते हैं। गायत्री के साथ सब मंदिर में आए। पंडित जी ने मधु को देखते ही कहा, मधु बेटा दिया जलाने के लिए भी ले आओ। जी अभी लाई। मधु ने मंदिर में बनी अलमारी खोली और घी का डिब्बा उठाकर पंडित जी को दिया। ये देखकर ममता हैरानी से मधु को देखने लगी। पंडित जी ने पूजा करने के बाद आरती शुरू की। पंडित जी के साथ साथ गायत्री और मधु भी आरती गा रहे थे। ममता का ध्यान सिर्फ मधु पर था। पंडित जी ने आरती की थाल गायत्री की ओर बढ़ाई तो गायत्री माता रानी की आरती करने लगी। ममता ने गायत्री से आरती की थाल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर गायत्री ने आरती की भाग पास खड़ी मधु के हाथ में दे दी और आरती करने लगी। ये देखकर ममता को बहुत बुरा लगा, पर दो कुछ बोल नहीं पाई। मधु ने कुछ देर आरती करने के बाद थाल ममता की ओर बढ़ाई। ममता ने गायत्री की वजह से चुपचाप थाल ले ली और आरती करने लगी। इधर करण अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने बिना अपनी आंखें खोले टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और कान से लगाकर बोला, बोलो आदि। दूसरी ओर से आदि ने कहा, सर शिमला वाले होटल का काम परसों से स्टार्ट करना है, इसलिए आपको कल शिमला के लिए निकलना है, पर उससे पहले आज दोपहर 12 बजे मिस्टर मेहरा से आपकी मीटिंग है। प्लीज़ मीटिंग से पहले आ जाइएगा। इट्स रिक्वेस्ट। आ जाऊंगा आदि। इतना कहकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर से अपना फ़ोन टेबल पर रखकर सो गया। कुछ देर बाद फिर से उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने फिर से बिना आंखें खोले फ़ोन उठाकर रिसीव करते हुए कहा, कहाँ आ जाऊंगा। दूसरी ओर से आदि ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया था, सरसावेर रोड वाली ज़मीन का भी आज सौदा होना है और आप जानते हैं कि वो दलाल बहुत टेढ़ा आदमी है। उसे सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ टाइम पर पहुंच जाइएगा। याद है मुझे आदि। इतना कहकर करण ने फिर से कॉल
डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन हाथ में लिए फिर से सो गया। कुछ देर बाद फिर से उसके फोन की रिंग बजी। उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में उठकर बैठ गया। उसने फोन रिसीव किया और गुस्से में कहा, अब अगर तुमने मुझे फोन किया आदि, तो मैं फोन में घुसकर तुम्हारा मुंह तोड़ तोड़ दूंगा। तुम मुझे बार बार फोन करके नहीं रहोगे, समझे तुम? करण के इतना कहते ही आदि ने डर के मारे फोन कट कर दिया। करण ने गुस्से में अपना फोन स्विच ऑफ किया और फिर से सो गया। तभी घर का नौकर मंगेश ट्रे में ब्लैक कॉफी लिए करण के कमरे में आकर बोला, छोटे साहब, आपकी ब्लैक कॉफी। इतना सुनते ही करण ने गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाकर मंगेश से कहा, निकलो मेरे रूम से बाहर, वरना ये फ्लावर पॉट सीधे तुम्हारे सिर पर आकर पड़ेगा। निकलो। मंगेश डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। करण बहुत जोर से चीखा था, इसलिए उसकी आवाज सुनकर आरती कर रही सुधा ने आरती की थाल पंडित जी को नेत दी और तुरंत करण के कमरे की गई। मंगेश के जाते ही करण ने फ्लावर पॉट जमीन पटक दिया और उठकर फिर से चीखा, मंगेश, मंगेश, मेरी कॉफी लाओ। मंगेश डर के मारे करण के कमरे के बाहर ही कॉफी ले खड़ा था, पर अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सुधा ने आकर उसके हाथ से ट्रे ली और मंगेश से कहा, जाओ, जाकर अपना काम करो। मंगेश तुरंत चला गया। उसके जाते ही सुधा करण के कमरे में आई। करण उन्हें देखते ही उठकर खड़ा हो गया। सुधा ने करण की ओर ट्रे बढ़ाते हुए कहा, कभी कभी मीठी कॉफी पी लिया करो बेटा, क्योंकि कड़वी कॉफी पीते पीते आप भी कड़वे होते जा रहे हैं। आपके पास आने से भी लोग घबराते हैं। करण ने बिना कोई जवाब दिए कॉफी उठाए और खिड़की के पास जाकर कॉफी पीने लगा। सुधा ने ट्रे टेबल पर रखी और करण के पास आकर बोली, बेटा, कुछ दिन में आपकी शादी होने जा रही है। इतना गुस्सा करेंगे तो रिद्धिमा आपके साथ कैसे एडजस्ट करेगी? करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ दादी माँ, और रिद्धिमा ये बात अच्छे से जानती है और वैसे भी थे। शादी मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है, इससे प्रद नहीं, इसलिए मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर शादी के बाद हर इंसान बदलता है बेटा, और रिद्धिमा भी आपको जरूर बदल देगी। करण ने कॉफी का एक घूंट पीते हुए कहा, दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो करण खुराना को बदल सके, कोई नहीं। इतना कहकर करण ने अपनी कॉफी खत्म की और कप टेबल पर रखकर रूम से चला गया। ये तो बताते जाइए बेटा कि नाश्ते में आप क्या खाएंगे? सुधा ने रूम से बाहर आकर ऊंची आवाज में पूछा। करण ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहा, सूजी का हलवा और गोभी के पराठे। सुधा मुस्कुराने लगी और करण अपने ही घर के 3rd फ्लोर पर बने जिम में चला गया। मधु किचन में गायत्री के लिए नाश्ता बना रही थी कि तभी उसके फोन की बेल बजी। मीरा का नंबर देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन रिसीव करते हुए पूछा। मीरा ने कॉलेज से बाहर आते हुए कहा, मधु, आज कॉलेज में दीपेश सर ने 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हैं और हमारे ग्रुप में हम दोनों के साथ विनय और सुप्रिया भी है। हर ग्रुप को एक फेमस शहर दिया गया है, किसी को जयपुर, किसी को ग्वालियर, किसी को आगरा और हमें शिमला मिला है। हमें शिमला शहर के सारे फेमस प्लेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करके उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, जिसके हमें मार्क्स मिलने वाले हैं और ये मार्क्स हमारे फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे। ये सुनकर मधु बहुत खुश हुई और बोली, बहुत अच्छी बात है मीरा, हम न तेरे कंप्यूटर से नेट के जरिए आज सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कल से ही प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जी नहीं, मीरा ने तुरंत कहा। ये सुनकर मधु चुप हो गई। मीरा ने फिर से कहा, दीपेश सर ने साफ कहा है कि नेट ने लोगों को आलसी बना दिया है, क्योंकि नेट पर सब कुछ आसानी से मिल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसे भी जो शहर दिया गया है उन्हें उस शहर में जाकर खुद सारी जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर प्रोजेक्ट बनाना है, और इस काम के लिए उन्होंने सबको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। हमें भी 1 हफ्ते में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हमें कल ही शिमला के लिए निकलना होगा। मधु ये सुनकर परेशान हो गई और उसने मीरा से कहा, तू जानती है न कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी। मीरा ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहा, पर मधु, तू समझ क्यों नहीं रही है?
तुझे चलना होगा क्योंकि हमारी टीम में तू और विनय ही हो जो ये काम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तेरे भरोसे पढ़ाई करती हूँ और सुप्रिया को तो तू अच्छे से जानती है। ये प्रोजेक्ट बनाना उसके बस की बात नहीं ही। प्लीज मधु, मेरी खातिर चल प्लीज। मधु ने परेशान होकर कहा, तू भी तो मेरी बात नहीं समझ रही है। दादी माँ की फैमिली आ गई है, मैं क्या कहूँगी उनसे। माँ को भी मेरा जाना पसंद नहीं आएगा और पापा को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहती। तू सिर्फ दादी माँ से इजाज़त ले ले, तेरे पापा से मैं बात कर लूँगी। प्लीज़ मधु, समझने की कोशिश कर। इस प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं फेल हो जाऊँगी। प्लीज़ एटलीस्ट मेरी खातिर जाने की एक कोशिश तो कर प्लीज़। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सोच में ये गई। मीरा ने फिर से कहा, प्लीज़ मधु, सिर्फ मेरे लिए प्लीज़। ठीक है, पर तू किसी से बात नहीं करेगी। दादी माँ से इजाज़त मिलने के बाद घर पर बात मैं खुद करूँगी। मधु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। ये सुनते ही मीरा खुशी से उछल पड़ी और बोली, थैंक यू मधु। अच्छा सुन, मैं आज कॉलेज से जल्दी फ्री हो गई हूँ, इसलिए अंकल को मैं अपनी गाड़ी में आराम से हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। ठीक है, मधु ने हल्की सी मुस्कान से कहा, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। ओके। मीरा के इतना कहते ही मधु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गायत्री का नाश्ता और जूस लेकर उनके कमरे की ओर चल दी, पर गायत्री अपने कमरे में नहीं थी। मधु उन्हें ढूंढती हुई रोहित के कमरे में पहुंची। रोहित ने मधु को देखते ही कहा, आओ मधु, दादी माँ को तुम्हारे ही आने का इंतजार था। गायत्री को वहां देखकर मधु मुस्कुराते हुए रूम में आई और उसने गायत्री के सामने बैग पर नाश्ता रखते हुए कहा, आपका नाश्ता दादी माँ। गायत्री ने नाश्ते की प्लेट से कटे हुए एप्पल का एक टुकड़ा उठाकर कहा, बेटा, हमने रोहित से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दी है। थैंक यू दादी माँ। इतना कहकर मधु उदास होकर वहां से योजक चिन्ह जाने लगी तो रोहित ने मधु को रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो मधु? बैठो। मधु पलटी और उसने रोहित की ओर देखकर कहा, वो मैं दादी माँ के रूम से उनकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु जाने लगी। रोकते ही मधु रुक गई और पलटकर गायत्री की ओर देखने लगी। गायत्री बेड से उठी और उन्होंने मधु के पास आकर पूछा, मधु, आप हमसे कुछ कहना चाहती है? मधु ने कुछ पल सोचा और फिर रोहित को देखने लगी। रोहित उसे देखकर मुस्कुराने लगा। गायत्री ने फिर से पूछा, बेटा, क्या कहना चाहती है? बोलिए। मधु ने झेपते हुए कहा, दादी माँ, वो कल मुझे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए इंदौर से बाहर जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। इतना कहकर मधु चुप हो गई और गायत्री सोच में पड़ गई। रोहित बेड पर लेटा ये सब देख रहा था। उन्हें इस तरह सोचते देख मधु ने तुरंत कहा, दादी माँ, अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर रोहित ने बेड से उठकर कहा, तुम्हें जाना चाहिए मधु, कॉलेज का प्रोजेक्ट है, नहीं जाओगी तो तुम्हारे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। मधु गायत्री की ओर बहुत उम्मीद से देखने लगी। गायत्री ने मुस्कुराते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरकर कहा, जाइए बेटा। ये सुनते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराता देख रोहित भी बहुत खुश हुआ। वैसे हम आपको जाने की इजाज़त कभी नहीं देते, पर अब हमारा रोहित आ गया है, इसलिए आपके बिना भी हमारा मन लगा रहेगा, पर आप जल्दी आ जाएगा, वरना हम अपना ख्याल रखने के लिए किसी और लड़की को रख लेंगे। मधु ने गायत्री की हथेली पकड़कर तुरंत कहा, नहीं दादी माँ, आपकी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 4-5 दिनों में वापस लौट आऊंगी, प्रॉमिस। गायत्री मुस्कुराने लगी तो मधु ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। रोहित भी मधु को देखकर मुस्कुराने लगा। आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, पर उसके जाते ही गायत्री उदास हो गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, मधु, हम तो ये सोच रहे थे कि रोहित के आते ही हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे आप और रोहित एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर आप तो जा रही है। हमारे लिए एक एक दिन कीमती है। हम तो ये सपना देखे बैठे थे कि रिद्धिमा और करण की शादी के साथ ही हम आपकी और रोहित की शादी भी करवा देंगे, पर लगता है कि शायद हमारा सपना इतनी जल्दी सच नहीं हो पाएगा। पास खड़े रोहित ने जब गायत्री को सोच में डूबा
देखा तो गायत्री को साइड से हक करते हुए कहा, दादी माँ, आप मधु के जाने से इतना उदास क्यों हो रहा है? वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तब तक हम दोनों मिलकर रिद्धिमा और मिस्टर खडूस की सगाई की तैयारी करते हैं। सगाई की तैयारियों के बीच आपको मधु के न होने एहसास भी नहीं होगा। सही कहा आपने बेटा, गायत्री ने मुस्कुराते हुए रोहित के गाल को छूकर कहा। रोहित ने गायत्री को पकड़कर बेड पर बैठाया और नाश्ते की ओर देखकर गायत्री को नाश्ता करने का इशारा किया। गायत्री चुपचाप नाश्ता करने लगी, तभी मधु गायत्री की मेडिसिन लेकर आई और बोली, जल्दी से नाश्ता करिए दादी माँ और अपनी मेडिसिन ले लीजिए। गायत्री ने नाश्ता करते हुए मधु की ओर देखकर कहा, मधु, हम हमारी पोती की शादी में उन्हें एक बंगला गिफ्ट करना चाहते हैं। रोहित ने हमें इंटरनेट पर एक बंगला दिखाया है जो हमें बहुत पसंद आया है। रोहित और हम वही बंगला देखने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलकर बंगला देखें। मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी माँ, आप दोनों जल्दी से आ जाइए, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। इतना कहकर रोहित कमरे से चला गया। गायत्री ने मधु की बांह पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हम बाथरूम से अभी आते हैं। मधु ने सिर हिला दिया, वॉशरूम में चली गई। मधु ने उनके जाते हो तुरंत मोर को फोन किया। मीरा ने मधु के घर की पास वाली सड़क पर ही रोकते हुए पूछा, दादी माँ से बात हुई? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ ने लीव दे दी है। व्हाट? मीरा ने खुश होते हुए पूछा। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी घर से इजाजत मिलना बाकी है। मीरा अपनी गाड़ी से बाहर आई और उसने गाड़ी लॉक करते हुए कहा, हम उन्हें भी मना लेंगे, तू चिंता मत कर। अब मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मैं तेरे घर पहुँच गई हूँ। हॉस्पिटल पहुँचकर मुझे फोन कर देना, मधु ने कहा। जी मैडम, बाय बाय। मधु ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। इधर करण ब्लू जीन्स पहने अपनी ब्लैक कलर की शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और लिविंग रूम में आते ही जोर से चीखा, पाटिल। करण की आवाज़ सुनते ही पाटिल भागता हुआ आया और करण के सामने हाथ की घड़ी बनाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। करण के इतना कहते ही पाटिल भागता हुआ चला गया। सुधा ने पाटिल को जाते देखा और मुस्कुराते हुए करण के पास आकर बोली, बेटा, कभी तो ऑफिस में बॉस जैसे कपड़े पहन लिया कीजिए। एक तो आप ऑफिस में बहुत कम जाते हैं और ऊपर से आपके कपड़े देखकर कौन कहेगा कि आप इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी हैं। मेरे बेटे को ऑफिस जाकर एमडी की कुर्सी पर बैठकर रौब दिखाने से ज्यादा काम करना पसंद है, मां, बलदेव ने अंदर जाते हुए कहा। करण और सुधा ने बलदेव की आवाज सुनते ही पलटकर देखा तो सामने बलदेव और शालिनी पाटिल उनका सामान लिए चला आ रहा था। करण उनकी ओर बढ़ा और उसने अपने डैड के गले लगकर पूछा, नानू की तबीयत अब कैसी है? अब ठीक है और तुम्हारी शादी तक पूरी तरह ठीक भी हो जाएगी, बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने अपनी मां को गले लगाया और बोला, मम्मा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए प्लीज डिनर पर मेरा इंतजार मत करिएगा, खाना खा लीजिएगा। इतना कहकर करण जाने लगा। वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि बलदेव ने उससे कहा, सांवेर वाली जमीन हमें हर कीमत पर चाहिए। करण रुका और उसने पलटकर अपने डैड की ओर देखकर कहा, यू डोंट वरी डैड, जमीन हमें ही मिलेगी, पर मैं उस जमीन की उतनी ही कीमत दूंगा जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है। मैं उस दलाल को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। इतना कहकर करण चला गया। बलदेव, सुधा और शालिनी तीनों मुस्कुराने लगे। घर के बाहर करण का ड्राइवर उसकी गाड़ी साफ कर रहा था। करण ने बिना कुछ कहे उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके ड्राइवर ने चुपचाप गाड़ी की चाबी करने के हाथ में थमा दी। करण ने अपने ग्लासेस लगाए और गाड़ी का डोर खोलकर गाड़ी में बैठा। उसने सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। सुधा ने सोफे पर बैठते हुए शालिनी से कहा, शालिनी, चेतन इंदौर आ गया है और मैंने आज उन सबको डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने बहुत अच्छा किया माँ, सब एक साथ होंगे तो सगाई और शादी की प्लानिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तभी मंगेश चाय लेकर आ गया। माँ, आपने करण को नहीं बताया कि आज चेतन भाई साहब अपने परिवार के साथ डिनर पर आ रहे हैं? शालिनी ने चाय का कप उठाकर
सुधा को देते हुए पूछा। सुधा ने मुस्कुराते हुए कप लेकर कहा, अगर हम उन्हें बता भी देते तो भी वो अपना काम छोड़कर डिनर के लिए कभी नहीं आते और आपके बात अच्छे से जानती है। शालिनी कुछ नहीं बोल पाई। इधर रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मधु उसके पास वाली सीट पर बैठी हुई थी और गायत्री पीछे की सीट पर। रोहित ने गाड़ी को लेफ्ट टर्न देते हुए कहा, दादी माँ, आपका होने वाला दामाद तो खुद एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, तो फिर आपने उससे ही क्यों नहीं कहा कि वो खुद अपने लिए घर पसंद कर ले? अगर आप उससे कहती तो वो बहुत कम वक्त में आपको इतना बेहतरीन बंगला बनाकर देता, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम रिद्धिमा और करण को उनकी शादी का सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं तो उनसे कैसे कहते हैं? अगर करण से काम करवाते तो हमारा सरप्राइज नहीं रहता। ये सुनकर रोहित मुस्कुराने लगा और उसके पास बैठी मधु भी। मधु को मुस्कुराते देखकर रोहित बोला, वैसे मधु, तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। मधु फिर से मुस्कुरा दी। वैसे मधु, तुम कम बोलती हो या है कुछ ज्यादा बोलता हूँ? रोहित ने मधु की ओर देखकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, न मैं कम बोलती हूँ और न आप ज्यादा बोलते हैं। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि आप और दादी माँ बातें कर रहे थे और मुझे दादी और पोते के बीच बोलना ठीक नहीं लगा। रोहित मुस्कुराने लगा। दोनों को इस तरह बातें करते देख गायत्री बहुत खुश हुई और तुरंत बोली, वैसे बेटा, मधु उस ग्रामोफोन बाजे की तरह है जो एक बार बजना शुरू हो जाए तो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। रियली? रोहित ने मधु को देखकर हैरानी से पूछना। अधू फिर से मुस्कुराने लगी। रोहित ने गाड़ी ली। फिर तो हम दोनों की बहुत जमने वाली है और हम बहुत जल्द बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। सो मधु जी, आपके अच्छे दोस्तों में इस गरीब को जगह मिलेगी या नहीं? मधु ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो हमें मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए तो मैं अभी से कैसे कह सकती हूँ कि इन फ्यूचर हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं या नहीं। अभी कुछ मुलाकातें होने दीजिए, आपको जानने दीजिए, पहचानने दीजिए। उसके बाद मैं सोचूंगी कि आपको दोस्त बनाया जा सकता है या नहीं। इतना सुनते ही रोहित ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और कहा, कमाल की लड़की हो यार मधु, मेरे सामने मेरे मुंह पर कह रही हो कि तुम रोहित व्यास से दोस्ती करने से पहले सोचोगी। यार, अगर रोहित व्यास किसी लड़की की आंखों में देखकर प्यार से उसका नाम भी ले दे तो वो लड़की अपना दिल निकालकर मेरी हथेली पर रख दे। रियली? चलिए जरा ट्राई करिए, मैं भी तो देखूं कि मिस्टर रोहित व्यास में ऐसा क्या जादू है जो वो किसी लड़की का नाम प्यार से ले दे तो वो तुरंत अपना दिल निकालकर उसकी हथेली में रख दे। मेरी आंखों में देखिए और लीजिए बहुत प्यार से मेरा नाम, वादा करती हूँ पलके भी नहीं झपकाऊंगी। मधु ने रोहित की आंखों में देखकर कहा। ये सुनते ही रोहित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने मधु की खूबसूरत आंखों में देखा। कुछ देर बाद वो झेप गया और उसने अपनी दादी माँ की ओर देखा, जिसे रोहित का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, खतरनाक लड़की हो यार, सच में। मेरी दादी माँ के सामने बड़ी ही खूबसूरती से मेरी इंसल्ट कर दी तुमने। बचकर रहना पड़ेगा तुमसे। इतना सुनते ही मधु की हंसी छूट गई और वो रोहित का चेहरा देखकर हंसते हुए बोली, गाड़ी स्टार्ट कीजिए मिस्टर रोहित व्यास। रोहित ने मुस्कुराते हुए मधु की ओर देखकर गाड़ी स्टार्ट की। गायत्री ने दोनों को इस तरह साथ में हंसते हुए देखा तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने मन ही मन कहा, आज हमें यकीन हो गया मधु कि वो आप ही है जो हमारे रोहित के लिए बनी हो। हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही हमारे रोहित को हमारी तरह अपना बना लेगी। कुछ देर बाद गाड़ी ड्राइव करने के बाद रोहित ने एक बड़े से बंगले के बाहर गाड़ी रोकी और बोला, लीजिए दादी माँ, पहुँच गए। तीनों जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, बंगले को बिकवाने वाला दलाल उन्हें बाहर ही अपनी गाड़ी के पास खड़ा नजर आया। उसे देखते ही रोहित ने आगे आकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर बंसल। हेलो मिस्टर व्यास, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए आपको घर दिखा देता हूँ, बंसल ने कहा। उसके इतना कहते ही गेट के बाहर बैठे गार्ड ने उठकर गेट का ताला खोला और बंसल के साथ तीनों अंदर जाने लगे। तभी मधु के फोन की बेल बजी।
मीरा का नंबर देखकर उसने गायत्री से कहा, दादी माँ आप सब चलिए, मैं मीरा से बात करके बस अभी आई। ठीक है बेटा, पर जल्दी आइएगा, गायत्री ने मधु के गाल को छूकर कहा। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो तीनों अंदर चले गए और मधु ने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए पूछा, चेकअप हो गया? मीरा ने जवाब दिया, डॉक्टर चेकअप ही कर रहे हैं। मैंने तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अंकल का चेकअप करवाकर मैं उन्हें ठीक से घर पहुंचा दूंगी। माँ भी साथ होगी न? मधु ने पूछा। हाँ, मीरा ने सामने पेपर पर बैठी आरती की ओर देखकर कहा, जो उसे ही देख रही थी। मधु ने गहरी सांस सी। सब हो मीरा की नज़र बाहर आए डॉक्टर पर पड़ी और मीरा ने मधु से कहा, अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है, बाय। मधु आगे कुछ बोल पाती, उसके पहले ही मीरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मधु मुस्कुराते हुए जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए पलटी, अचानक उसकी नज़र उसकी दाएं ओर से आ रहे एक जोगी बाबा पर पड़ी जो बहुत बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने गेरुआ रंग का धोती कुर्ता पहना हुआ था, गले में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। उनकी जटाएं उनके चेहरे को कुछ ढके हुए थी। उनके गले में डले गमछे पर जय श्री महाकाल लिखा हुआ था। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो हाथों में कमंडल लिए बहुत तेजी से चल रहे थे। मधु ने उनके पास आकर पूछा, पैदल महाकाल मंदिर जा रहे हैं बाबा? उस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा। इतना सुनते ही मधु अपने बैग में रुपये टूटने लगी। बाबा उसे देखकर मुस्कुराने लगे पर अचानक उनकी नज़र मधु के मस्तक पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मधु के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मधु उन्हें हैरानी से देखने लगी। कुछ देर बाद उस बाबा ने अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ हटाया तो मधु ने मुस्कुराते हुए उन्हें 100 का नोट देते हुए कहा, बाबा आप पैदल जा रहे हैं, इन पैसों से रास्ते में कुछ खा लीजिएगा, आने वाले तूफान का सामना कर पाएगी बेटा। बाबा के इतना पूछते ही मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। बाबा ने फिर से मधु के माथे की लकीरें देखते हुए कहा, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे साथ ऐसा खेल खेलने जा रही है जिसमें अगर तू जीत गई तो सब कुछ पालेगी, पर अगर हारकर टूट गई तो अपनी जिंदगी भी खो देगी। ये सुनकर मधु परेशान हो गई। बाबा ने फिर से कहा, अभी तक तूने जो भी सहा है वो तो कुछ भी नहीं था बेटा, तूफान तो अब आएगा तेरी जिंदगी में, बहुत बड़ा तूफान। दूसरी ओर करण तेजी से गाड़ी चलाते हुए उसी सड़क पर चला आ रहा था। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सकूं।